हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक लेकर के जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। और इसमें हम मदद लेते हैं जानकार लोगों से, बड़े लोगों से। अ, अभी अमेरिका में जो रोजाना खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को प्रोवोक करके कैपिटल हिल पर जो उनकी पार्लियामेंट है, जिसे कैपिटल बिल्डिंग कहा जाता है, उस पे हमला कराया। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को पहले तो अप्रिशिएट किया, तारीफ की, फिर उसके बाद में जब प्रेशर आया तो उन्होंने उनके खिलाफ भी एक बयान दे दिया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर आखिर में फिर एक ट्वीट कर दिया कि मैं 20 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी में, जिसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उसमें मैं मौजूद नहीं रहूंगा। एक इससे पहले हम खबर दे चुके हैं कि उन्होंने एक स्कॉटलैंड के लिए एक फ्लाइट अपनी तैयारी की हुई है कि वो स्कॉटलैंड शायद 19 तारीख में चले जाएंगे। इस गैर यकीनी हालत में खुद अमेरिका के लोग, अपोजिशन और अब तो रिपब्लिकन्स भी, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि वो किसी तरह से व्हाइट हाउस से जल्दी चले जाए। इस सब को समझने के लिए और इसके साथ साथ भारत के पर्सपेक्टिव में ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या भारत में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। जावेद नकवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल विदेशों के अखबारों के लिए, न्यूज एजेंसीज के लिए काम करते रहे हैं, करते हैं। और बहुत बहुत लोग उनको पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से बहुत से इश्यूज पर अपनी नजर रखते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स में। जावेद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। हमें आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि जो कुछ ये अमेरिका में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इस आखिरी आखिरी दौर में, जहां महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की डिमांड अब खुद उनकी पार्टी के लोग भी करने लगे हैं, इस गैर यकीनी हालत को आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है आपकी नजर? देखिए, अभी बहुत सेंसिटिव वक्त से गुजर रहे हैं हम। वो जो कैपिटल हिल में जो हुआ वो तो हमने देखा। उनकी पार्लियामेंट पे, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे, उनकी सेनेट पे जो अमेरिका के ये समझिए कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे लिए होते हैं हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में या यूके में, वही ओहदा है इनका। सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन, कांग्रेस विमेन, इन लोगों पे इनकी तो जान पे बनाई थी। जिस तरह से ये हुआ, उनको तो प्रोटेक्ट करके किसी तरह से उनको वहां से निकाला गया और फिर उसको सैनिटाइज किया गया इलाके को। वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया गया पूरे इलाके में, वॉशिंगटन के। तो वो तो एक स्टोरी है। ये हुआ और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एंटायरली अनएक्सपेक्टेड था। ये जिस तरह से ये प्रेसिडेंट ने अपने तेवर दिखाए हैं, मिसयूज करना पावर को और अब्यूज करना पावर को, और रेसिज्म जो कि एक नई चीज नहीं है अमेरिका के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करना और उसमें दरारें डालना, लोगों के बीच में, आवाम के बीच में फिरक़ैन कायम करना, इस्लामोफोबिया कायम करना और उसको और डीपन करना, ये सारी चीजें हुई हैं। क्या आप समझते हैं जिस तरह से ये जा रहा था आदमी, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जिसमें सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी शामिल हैं, कि सरप्राइज नहीं है इसमें। ये तो इससे एक्सपेक्टेड था कि ये कर सकता था। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स थे जो अब लिए गए हैं इवेंट के बाद, वो कहाँ थे? वो मेजर्स कहाँ थे जो हमने देखा था जब ब्लैक लाइव्स मैटर, जब इनके मुखालिफिन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पे उसी जगह पे कर रहे थे और दीगर स्टेट्स में, दीगर शहरों में कर रहे थे। तो उन पे तो बहुत फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस का हमला था और उनको तो बुरी तरह से रोका गया और उन पे आंच आई
तो वो लोग कहाँ थे इस वक्त? तो एक सिक्योरिटी लैब्स था जिसके जो इशारा करता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अक्सर राइट विंग होती हैं और वो हुकूमत के साथ नहीं, हुकूमत के भी राइट पे चलती हैं। और रेसिज्म बहुत मिलेगी। आफ्टर ऑल ये जो वाकया हुआ था जिसमें वाइट पुलिसमैन ने एक सियाफाम आदमी को, अफ्रो अमेरिकन को गले पे घुटना रख के मार दिया था, वो भी वही है कि पुलिस में इस तरह के अनासिर हैं और डोमिनेट करते हैं। तो वो पुलिस ने, हमने देखा कि जब ये हुआ तो एक गोया के आइए, जो हमारे यहाँ हमने देखा है हिंदुस्तान में, जब अभी दिल्ली में जो जिनको राइट्स कहा जाता है, वो एक तरफा हमला था जिसमें पुलिस हिस्सा ले रही थी, जिसमें पुलिस ने उन आतंकी अनासिर के साथ हिस्सा लिया और लोगों को मारा, पीटा, उनसे नेशनलिज्म के गाने गवाए मारते हुए। तो वो पुलिस वहां पे दिखाई दी हमें। तो हमें लगता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए सबक आमोज हैं, हिंदुस्तान के लिए, बर्रे सगीर के लिए। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ हुई हैं पहले। ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं। बड़े बड़े हमले हुए हैं और ये राइट विंग से ही ये हमले हुए हैं, लेफ्ट से नहीं हुए इस तरह के। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, इस पर हम भारत के बारे में थोड़ा सा और आगे आएंगे। जरा अमेरिका की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, इम्पीचमेंट की डिमांड है, वक्त बहुत कम है, 10-12 दिन रह गए हैं। इस इतनी तेजी से क्या इम्पीचमेंट की कार्रवाई प्रैक्टिकल है, हो सकती है? क्या कुछ पॉसिबल है ऐसा, या ये एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक बात कही जा रही है, पॉसिबल नहीं है ऐसा? क्या कुछ है? देखिए, जो भी है कहना मुश्किल है कि इतना वक्त ही नहीं है उसमें। अभी अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। डिफेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजंस हैं। आप एक लीगल अपील भी ठोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चला गया तो कौन से लोग वहाँ तैयार बैठे हैं कि इसको हल कर दिया जाए। तो इम्पीचमेंट का जो मामला है वो अगर रिपब्लिकन्स और वगैरह मिल के कर भी देते हैं तो अगर वो फौरी तौर पे हो जाता है, जिसके कि इम्कानात बहुत कम मालूम होते हैं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए राहत का सबब होगा वो। इसलिए कि जो ये 10-12 दिन बचे हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए? पूरे दुनिया के लिए, हाँ, पूरे दुनिया के लिए जी। एक राहत मिलेगी। क्योंकि ये शख्स ऐसा है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल, जिसको हमारे यहाँ के लबो लहजे में सनकी कहते हैं, हाँ, ये हाँ, अपने अपने होश हवास में नहीं है। ये बिल्कुल ही मतलब ये कि डिल्यूजन में एक उसको चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर कुछ चीजें दिमाग में बोल रही हैं। और जैसे कि हो जाता है एक बिल्कुल ही कैफियत जिस तरह की तारी है इनके ऊपर, डिनायल में, ये मैं जीत गया हूँ इलेक्शन, ये कैसे हो सकता है, ये बेईमानी हुई है मेरे साथ। और हम जो हैं, और उन लोगों को इन्वॉल्व करके, जो कि बहुत ही एक डेमोक्रेसी, कहीं भी डेमोक्रेसी के लिए वो खतरा है, राइट विंग, और वो भी रेसिस्ट राइट विंग। तो बहुत बड़ा एक है। लेकिन इनका होना इस वक्त ये भी है कि देखिए, B-52 बॉम्बर्स भेजे जा चुके हैं। एक बार नहीं, 7 बार भेजे, 3 बार भेजे जा चुके हैं 7 दिनों में ईरान की तरफ, मिडिल ईस्ट में। पूरा मोबिलाइजेशन है उस तरफ कि कुछ ईरान कर दे, और ईरान को करने की जरूरत नहीं है। और एक न्यूक्लियर थ्रेट जो है, जो इनके हाथ में कोड्स हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात अमेरिकन कर रहे हैं, वहाँ के अपने सेनेटर्स कर रहे हैं। बल्कि नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं वहाँ के हाउस की, उन्होंने वहाँ के अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात की है बराह रास्त इसी इशू को लेके कि भाई ये न्यूक्लियर बटन्स का जो है, जो कोड्स हैं,
ये क्या है मामला, कहीं ये आदमी ऐसा कर देगा तो तुम उसके लिए तैयार हो एंड उसको काउंटर करने के लिए। तो क्या जवाब मिला ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि उनकी बात हुई है। नैन्सी पेलोसी तो अमेरिकन और दुनिया इस बात से बहुत ही लर्जा है, इस बात से कांपे हुए हैं कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये इस इतनी दीवानगी इसके ऊपर तारी है। तो अगर इम्पीचमेंट हो जाता है और कुर्सी से उतार दिए जाते हैं और उतरते उतरते भी ये कुछ खुराफात कर सकते हैं, क्या मालूम। तो ये अमेरिकन सिस्टम जो है, इसको फिर से अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज भी हो सकती है और हुई है पहले। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत ही एक कॉम्प्रोमाइज वाला सिस्टम है। डेमोक्रेसी के जरिए से ही हिटलर आया था जर्मनी में, हम क्यों भूल जाते हैं। मैंने पॉपुलर विल को लेके आया था, तो कुछ इधर से कुछ उधर से तोड़े थे उसने, उसके बाद फिर उसने सबवर्ट कर दिया था उसी डेमोक्रेसी को। वही हाल इनका है, ये डेमोक्रेसी के जरिए से इलेक्ट होके आए और फिर उसके बाद उसी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके हमेशा के लिए कायम हो जाना चाहते थे। बिल्कुल फाशिस्ट नेचर जो होता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इससे बिल्कुल ही महफूज है या सिक्योर है, हम उस पर बाद में आएंगे जैसा आप चाहते हैं। जी जी जी। लेकिन इस वक्त खतरा मंडरा रहा है मिडिल ईस्ट में। और आपको याद होगा कि ये जब जॉर्ज बुश का जमाना था जूनियर का, जिसमें कि डिक चेनी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त एक बात उठी थी कि इन पे ईरान पे हमला करने की क्या तरकीब हो सकती है कि अपने ही लोगों को ईरानी बना के, उनकी शक्ल बना के, ईरानी बोट्स को, अपनी बोट्स को इस्तेमाल करके ईरानियों की शक्ल में अपने ऊपर हमला करवा के तुम वो कर सकते हो। ये तो बात मंजर आम पे आ चुकी थी। और ये कुछ इस तरह की चीज कही डैनियल एल्सबर्ग ने कही है। डैनियल एल्सबर्ग वो साहब हैं जो बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े विसल ब्लोअर माने जाते हैं, जिन्होंने पेंटागन पेपर्स लिखा था। अमेरिकन परफिडी जो थी वियतनाम वॉर में, किस तरह से सारे प्रेसिडेंट्स जॉन एफ कैनेडी से पहले से भी चले आ रहे थे और कॉम्प्लिसिट थे और डिनाइल कि कह कुछ रहे थे कर कुछ रहे थे। जिस तरह से वियतनाम पे आफत आई थी और दुनिया पे आफत आई थी उनकी वजह से, वो एक्सपोज किया था डैनियल एल्सबर्ग ने। और इस बार फिर गार्डियन में लिखा है डैनियल एल्सबर्ग ने कि खतरा जो है 12 दिन का ये टला नहीं है। और विसल ब्लोअर्स को उसने कॉल किया है, जो पेंटागन में बैठे होंगे, जो आपके स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, कि भाई तुम लोग बाहर निकलो, ये मौका है, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी, कि बता दो दुनिया को कि आदमी कर क्या रहा है, इसके इरादे क्या हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन कुछ लोग तो इस्तीफा दे दे के निकले हैं अभी ट्रंप के कैबिनेट में से। हो सकता है कुछ ऑफिशियल्स भी निकले ये दलीलें लेके कि भाई ये आदमी जो है ये बहुत ही खौफनाक चीजें करने पे आमादा है। अच्छा, भारत में एक तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस में जो कमेंट्स लोग लिख रहे हैं, उसमें इस तरह की बात कह रहे हैं कि जैसे हालात कैपिटल हिल में यहाँ पर हुए हैं अमेरिका में, भारत में भी अंधभक्त इतनी बड़ी तादाद में बन चुके हैं कि अगर सरकार बदली आने वाले वक्त में, जाहिर है हर 5 साल में तो इलेक्शन यहाँ भी होते हैं, और ये भी कहा जाता रहा है कि ये तो परमानेंट आ गए और अब जाने वाले नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल अगर बनी तो हो सकता है भारत में भी इस तरह की कोई चीज रिपीट हो। पहले तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, फिर बताइए कि क्या भारत में इस किस्म के कभी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी भी जिस तरह की है उसमें भी बहुत से ऐसे कमजोर पॉइंट्स हैं जहां अब तो ईवीएम की बात सभी लोग कहते हैं, अब से पहले और भी बहुत से तरीके थे। तो क्या यहाँ भारत में भी कोई ऐसे चांसेस हैं, ऐसी जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल है? क्योंकि आपने इशारा दिया कि हिटलर भी डेमोक्रेसी के जरिए आए थे, ट्रंप भी डेमोक्रेसी के जरिए आए थे, जिनको जाते में बहुत तकलीफ हो रही है। अब भारत में क्या कुछ ऐसा आप सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट से जिनका करूरा मिलता है, और इन्होंने सपोर्ट किया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जाके ह्यूस्टन में इन्होंने पब्लिक रैली में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की थी कि
इलेक्शन इनको जिताने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। ये मतलब ये कभी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया होगा। अमेरिका में तो सिर्फ ये होता है कि रशिया इंटरवीन कर रहा है हमारे इलेक्शन में, मोदी शायद काउंट नहीं करते हैं उस तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते। वो कौन सी चीज है जो इनके बारे में ये इनका करूरा कहाँ मिलता है? मैं समझता हूँ ये दोनों लोग एक ही हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस जिस जो जिन भक्तों की आप बात कर रहे हैं, वो भक्त एक बार देखिए, एक बार मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ने हमला किया 2001 में दिसंबर के पार्लियामेंट पे, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे। वो नाकामयाब रहा, उसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही अपनी मुस्तैदी के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और आतंकवादी मारे गए। ये एक हमला मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म से, पहला हमला जो हुआ था 1966 में हुआ था, वो नागा साधु यानी वो लोग जिनको कि आरएसएस और बीजेपी उस जमाने की जनसंघ प्रोटेक्शन देती थी, उसको रिप्रेजेंट करती थी, वो लोग आए थे नागा साधुज, और उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था। और पार्लियामेंट पे हमले में वहां पे जो फायरिंग हुई थी, उसमें 6 लोग मेरे ख्याल से हलाक हुए थे, जिसमें 7 लोग, जिसमें एक पुलिस वाला भी था। तो अब आप देख लीजिए कि पहला हमला पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किस तरफ से हुआ था। तो उससे पहले चले जाइए तो महात्मा गांधी को किसने मारा था? अब महात्मा गांधी तो हमारे हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी के अलंबरदार थे, वो उसके बानी थे। तो उनकी हत्या किसने की? राइट विंग ने। सबसे पहले पार्लियामेंट पे हमला किसने किया? राइट विंग ने, यानी हिंदू राइट विंग, जिसको हिंदुत्व के नाम से आज जाना जाता है। तो ये लोग पहले से, जब इतने मजबूत नहीं थे, उस वक्त से ये लगे हुए हैं। और इनकी आंख को जरा सा भी नहीं ये भाता है कि ये पार्लियामेंट जो है, जिसमें कि कांग्रेस के अलावा लिबरल आइडियल्स, लिबरल यानी दानिशवरी जिसमें थी, जिसमें एक किस्म की एक जहती, एक नेहरूवियन गांधीयन फलसफा था और अम्बेडकराइट फलसफा था, जिसमें कि समाज को में समरसता लाने की कोशिश की गई थी। जो हमारा बहुत ही बिखरा हुआ, बटा हुआ समाज है, कास्ट सिस्टम है, अब क्लासेस इस तरह से हो गए हैं, गरीबी और गुर्बत का, और जो अमीरी है, जो रईसी है, वो देखें आप, वो गैप कितना बढ़ा है उसमें। और खासतौर से इस वबा के दौर में तो बहुत बुरा हाल है। तो ये इनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कभी भाया नहीं। और उसको ये सबवर्ट करके आए हैं। सबवर्जन कैसे होता है? सबवर्जन यूं होता है कि आप इलेक्शन से पहले कोई एक ऐसी हरकत कर दें जो कि जिसके लिए कि लोग तैयार नहीं हैं। यानी मुजफ्फरनगर हुआ, तब ये 2014 का इलेक्शन जीते। फिर बालाकोट, ये क्या नाम है, बालाकोट हुआ, तो जाके ये 2019 का इलेक्शन जीते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये दिखा के कि हम सिचुएशन जिसपे कि सिख निकले हुए हैं, जिसपे फार्मर्स निकले हुए हैं, जिसपे हमारी आवाम निकली हुई है, जिसपे लोग घर से बेघर हो गए हैं, वो चाहते ही नहीं है कभी ये इलेक्शन इस पे आए। तो इनको ये सूट करता है। और हमारे यहाँ, जैसे मैं कोशिश की आपको बताने की, कि पार्लियामेंट जैसी चीज बहुत ही वल्नरेबल है, और खासतौर से राइट विंग की। और जब जिस तरह से अमेरिका में देखा आपने, वॉशिंगटन में देखा अभी, कि पुलिस किस तरह से मिली हुई है राइट विंगर से, जब वो ब्लैक मैन को, उसको जो मारा, गला घोट के, घुटना रख के, वो भी अनासिर यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस में हमारे खासतौर से जब मौजूद होंगे, तो उसका असर तो बहुत ही खौफनाक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस वक्त कि एक डेमोक्रेसी इस वक्त सड़क पे निकल आई है। वो डेमोक्रेसी जो अभी तक बैठी हुई थी, रिसीव कर रही थी, रिसीविंग एंड पे थी, कि कहीं मुजफ्फरनगर हो गया, तो कहीं पुलवामा हो गया, तो कहीं कुछ हो गया, तो कभी मालूम हुआ कि आप ये हरकतें कर रहे हैं, कहीं वो हरकतें कर रहे हैं, कहीं
अच्छा, मजे की बात यह है कि इनको जिताने वाले सिर्फ हिंदुत्व वाले नहीं है, इनको हम्म। जिताने में वहां की पाकिस्तान की जो राइट विंग अनासिर हैं उनको भी ये बहुत पसंद है, क्योंकि वो इस तरह की हरकत करते हैं कि ये इनके काम आते हैं। मतलब बताइए, इस वक्त बैठे बैठे पुलवामा करके और कह दिया कि हमने किया, मतलब ये कि वहां के जो जो भी टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसका असर क्या होगा? असर यही होगा कि मोदी के काम आएंगे, तो हिंदुत्व के काम आएगा ये, और वो तो दिखाएंगे, फिर वो लिंक कर देंगे उसको कि वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वही हिंदुस्तान के बेचारा, वो मरा हुआ पिटा हुआ, बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल एक तरह से कोने में लगा दिया गया, वो कौन, उसको आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है। वो बिल्कुल ये खौफनाक चीजें हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको रिवर्स करने का वक्त आ गया है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है हाथ से निकल गई हैं। अभी बंगाल है, अभी केरला है, पंजाब है, अभी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक चीज बिल्कुल नई हुई है, इसी को लेके, हिंदुत्व को लेके। पहली चीज तो ये कि शिवसेना जो कि हिंद के साथ एलाइड था, उसने कहा कि हमारी गलती हुई है मजहब को पॉलिटिक्स के साथ मिला के। और ये उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे का बेटा जो बहुत ही दानिश्वर बेटा है उनका, वो बोल रहा है। और उद्धव ठाकरे भी साथ में हैं इस वक्त कि भाई ये हो चुका बहुत। और वो एक पार्टी है जिसने कहा कि अगर तुम शरारत पे उतरे हो तो हमारे पास उसकी पीएचडी है, अगर तुम ये हरकतें करोगे तो फिर आ जाओ, दो दो हाथ कर लो। ये तो इसलिए इस वक्त ये बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में ये कुछ कर सकते हैं इस तरह की हरकतें। यानी आपको आपको किसान आंदोलन से उम्मीदें लग रही हैं कि ये उस तरफ लेकर के जाएगा? किसान आंदोलन में है, और ये किसान जो निकले हैं सड़क पे, ये पहली बार नहीं है। जिस चीज को मोदी साहब कंडेम कर रहे हैं उसके तो बानिए ये खुद थे। 1973 में पूरा स्टूडेंट्स मूवमेंट जो तोड़ फोड़ से शुरू हुआ था और खत्म होता है असेंबली, जब बिहार असेंबली को सीज किया गया, उसी तरह से जैसे आज ये किया था 1966 में साधुज ने किया था, हिंदुत्व वाले साधुज ने। उस जिस तरह से ये कैपिटोल पे हमला हुआ, वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने, जिसको कि सपोर्ट कर रहे थे मोदी साहब, जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे थे, और अब कंडेम किया है उसको, उस हमले को, क्योंकि उनको मालूम है कि बाइडेन आएगा और सवाल पूछेगा, कमला हैरिस आएगी और सवाल करेगी कि ये तुम उस तरफ क्यों थे और क्या कर रहे थे, और तुम्हारा तिरंगा झंडा वहां क्या कर रहा था जब कैपिटोल पे हमला हुआ था? ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे जो तिरंगा झंडा लेके? इस पे तहकीकात होनी, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की मुहिम है। हम हिंदुस्तानी इनकी तरफ राइट विंग वाले नहीं हैं, हम लिबरल ख्याल के लोग हैं, समरसता वाले लोग हैं, और हम इकट्ठा हो जाएंगे और हम उसी तरह से इनको डिफीट करेंगे जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने इस वक्त ट्रंप को किया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने अमेरिका के वाकयात को भारत के पर्सपेक्टिव में बहुत ही अच्छे अंदाज में कनेक्ट भी किया, और हालात जिस तरह से बहुत से कॉमन है, लीडर एक किस्म के हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। बहरहाल भारत के लोगों को भी ये गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर हम अब किस स्टेज में हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है। ये चीजें समझना, मैं तो अक्सर ही कहता हूं कि इंटरनेशनल अफेयर्स को अगर समझेंगे तो अपना देश भी समझ में आएगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश को असरअंदाज करती है। मैं समझता हूं ये बहुत ही बारीकी से समझने की चीज है जो आपने बताई, और आपने उम्मीद भी जाहिर की कि हम वापस सब मिल लेंगे और देश अपने रास्ते पर चलेगा, सब एक साथ मिलकर के देश की तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जिस बारीकी से जावेद नकवी साहब ने चीजें बताई हैं वो हमें सभी को गौर करने की जरूरत है। ये बीजेपी, कांग्रेस या उस सब से उठ करके देश की भलाई के बारे में हमें सभी को सोचने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।